नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी ज़रूरी पन्ने को पलट रहे हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजपूतों का उदय। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने है स्रोत दस्तावेज यूनिट 12 इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स और हमारा मकसद साफ है, यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से इसके हर अहम पहलू को, हर बारीकी को समझना एक गहन चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। देखिए, राजपूतों का उभरना महज कुछ नए राजवंशों का आना नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये उस समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों का आईना है, एक प्रतिबिंब है। अच्छा, किस तरह के बदलाव? हमें ये समझना होगा कि ये राजपूत पहचान आखिर बनी कैसे, कौन लोग थे ये, कैसे अलग-अलग समूह इस एक पहचान के तहत आए और उन्होंने खासकर उत्तरी और पश्चिमी भारत की राज व्यवस्था को कैसे शक्ल दी। तो इस चर्चा से न सिर्फ तथ्य मिलेंगे, बल्कि उन प्रक्रियाओं की, उन प्रोसेसेस की गहरी समझ विकसित होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। यूनिट का सेक्शन 12.0 ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या-क्या जान पाएंगे? हाँ, तो ये यूनिट हमें बताएगी राजपूत कुलों के बारे में, उनके उदय के बारे में, उनकी उत्पत्ति से जुड़े जो विवाद हैं, जो अलग-अलग मत हैं, उन पर बात होगी और समकालीन स्रोतों के आधार पर सच्चाई क्या लगती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि राजपूतों का राजनीतिक और सैन्य चरित्र कैसा था, मतलब उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री कैरेक्टर की क्या भूमिका थी उनके उदय और फिर उसके सुदृढ़ीकरण, उनके कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो ये हमारे लक्ष्य हैं। अब आते हैं सेक्शन 12.1 इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना पर। हाँ, तो देखिए, अब भारतीय इतिहास में राजनीतिक परिवर्तन अक्सर राजवंशों के बदलने से ही देखे जाते हैं। एक राजा गया, दूसरा आया। सही। प्राचीन भारत की राजव्यवस्थाओं को लेकर विद्वानों में दो तरह के मत रहे हैं। कुछ मानते हैं कि ये केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड थी, मतलब एक विशाल क्षेत्र पर एक ही शक्ति का मजबूत शासन। जिसे मौर्य साम्राज्य। हाँ। कुछ हद तक। और दूसरा मत है विकेंद्रीकृत व्यवस्था का, जहां क्षेत्रीय शक्तियों का बोलबाला ज्यादा था। तो ये यूनिट इसी पृष्ठभूमि में राजपूतों के उदय को क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के रूप में देखती है, खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में। अच्छा, तो फोकस क्षेत्रीय शक्तियों पर है। बिल्कुल। हम राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राजव्यवस्था की संरचना कैसी थी, शक्ति की प्रकृति क्या थी, मतलब पावर का नेचर क्या था, इन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सिर्फ राजाओं की लिस्ट नहीं है, ये सिस्टम को समझना है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए अब सेक्शन 12.2 पर आते हैं। राजपूत शब्द का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म राजपूत। हाँ, ये शब्द ही अपने आप में एक कहानी है। राजपूत शब्द आया है संस्कृत के राजपुत्र से। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। बिल्कुल सीधा मतलब यही है। प्राकृत में इसके और भी रूप मिलते हैं, रावत, राउता, रौल, रावल। फिर से सुनिए, रावत, राउता, रौल, रावल। लेकिन समय के साथ, खासकर 7वीं सदी ईसवी के बाद, इसके अर्थ में एक बड़ा बदलाव आया। साहित्यिक ग्रंथों में, लिटरेचर में, ये राजा के पुत्र के बजाय भूस्वामी, लैंड ओनर के अर्थ में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, मतलब अब ये सिर्फ राजा के बेटे के लिए नहीं था। नहीं, जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित जो 7वीं सदी की रचना है, उसमें ये शब्द एक कुलीन या भूस्वामी मुखिया के लिए आया है, मतलब कोई नोबलमैन या लैंडेड चीफ। और कोई उदाहरण? हाँ, बाणभट्ट की ही कादम्बरी में भी इसका प्रयोग ऐसे कुलीन वंश के व्यक्तियों के लिए है जिन्हें राजा स्थानीय शासक नियुक्त करता था। ये लोग बड़ी भूमि पर शासन करते थे और राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में, मतलब पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो मतलब धीरे धीरे ये शब्द एक खास वर्ग के लिए इस्तेमाल होने लगा। बिल्कुल। और 12वीं सदी की राजतरंगिणी तक आते आते, कल्हण की राजतरंगिणी, उसमें राजपुत्र शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भूस्वामी के अर्थ में है। और ये वो भूस्वामी थे जो राजपूतों के 36 कुलों, 36 राजपूत कुल से अपना जन्म होने का दावा करते थे। 36 कुल, ये संख्या महत्वपूर्ण लगती है। बहुत महत्वपूर्ण। 36 कुल का यह संदर्भ बताता है कि 12वीं सदी तक ये कुल न सिर्फ बन चुके थे, बल्कि स्थापित भी हो चुके थे। और इस सदी के बाद ये राजपूत शब्द और भी आम हो गया। कोई और टेक्स्ट जो इस बारे में बताता हो? हाँ, भट्ट भुवनदेव की 12वीं सदी की अपराजित पृच्छा है। उसमें राजपुत्रों को छोटे मुखियाओं का एक बड़ा वर्ग बताया गया है।
इनके पास एक या एक से ज्यादा गांव की जागीरें होती थी। तो कुल मिलाकर शासक वर्ग में राजपुत्र का दायरा काफी फैला हुआ था। बहुत ज्यादा। राजा के असली बेटे से लेकर सबसे निचले दर्जे के भूधारक तक सब इसमें आ सकते थे। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म बन गया था। ठीक है, अब इसके खास पहलू पर आते हैं। 12.2.1 राजपुत्र एज अ मिलिट्री चीफ, सैन्य प्रमुख के रूप में राजपुत्र। हाँ, ये पहचान बहुत मजबूत थी। राजपूतों का सैन्य चरित्र, उनका मिलिट्री कैरेक्टर। इसके शुरुआती प्रमाण हमें 7वीं सदी की बख्शाली पांडुलिपि से मिलते हैं, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से मिली है। बख्शाली पांडुलिपि। हाँ, और फिर 8वीं सदी में सिंध के चचनामा से। चचनामा में उन्हें भाड़े के सैनिक, मर्सनरी सोल्जर्स कहा गया है। भाड़े के सैनिक मतलब वो पैसे लेकर लड़ते थे, ऐसा लगता है। और इस काल की जितनी भी वीर गाथाएं हैं, उनमें राजपूतों को घुड़सवार या हॉर्समैन के रूप में ही दिखाया गया है। घोड़ा उनकी पहचान से जुड़ गया था। और आपने पहले बताया था प्रतिहार राजा खुद को हयपति कहते थे। बिल्कुल, हायपति, घोड़ों का स्वामी। वो इस उपाधि में गर्व महसूस करते थे। ये उनके सैन्य चरित्र, खासकर घुड़सवारी से जुड़े होने को दिखाता है। और इस सैन्य चरित्र के बारे में लेखा पद्धति क्या बताती है? लेखा पद्धति, जो गुजरात और पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र के दस्तावेजों का संग्रह है, वो भी इस बात की पुष्टि करती है। उसमें जिक्र है कि राजपुत्रों को राज्य या अपने अधिपति, ओवरलॉर्ड को सैन्य सेवाएं प्रदान करने के बदले भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। अच्छा, कोई उदाहरण है उसमें? हाँ, एक दस्तावेज में पूरा विवरण है। एक राजपुत्र, एक रानक, जो एक सामंती प्रमुख होता था, से जागीर फीफ के लिए आवेदन करता है, अप्लाई करता है। ठीक। गांव मिलने पर उसे न केवल वहां कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती है और पुरानी प्रथाओं के अनुसार राजस्व मतलब रेवेन्यू वसूल न होता है, बल्कि उसे अपने राणक अधिपति की सेवा के लिए मुख्यालय पर 100 पैदल सैनिक, फुट सोल्जर्स और 20 घुड़सवार कैवलरीमैन भी उपलब्ध कराने होते हैं। ओह, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि उसे गैर खेतीहर भूमि, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान करने की अनुमति नहीं थी। इससे पता चलता है कि जमीन पर उसके अधिकार सीमित, लिमिटेड राइट्स थे। वो पूरी तरह मालिक नहीं था। तो हमेशा जमीन ही मिलती थी। नहीं, कभी-कभी सैन्य उपलब्ध कराने के लिए नकद बंदोबस्त, कैश एंडाउमेंट भी किया जाता था, पैसा भी दिया जाता था। और इस राणक को और क्या करना होता था? सैन्य सेवा के अलावा उसे खेती के लिए सौंपी गई भूमि पर राजस्व भी देना पड़ता था, नकद और वस्तु, कैश एंड काइंड दोनों में, और वो भी एक निश्चित समय सीमा के भीतर। अगर वो नहीं दे पाता था तो उस पर ब्याज भी वसूला जाता था। बाप रे, काफी शर्तें थीं। हाँ, ये संबंध पूरी तरह से पारस्परिकता पर आधारित था, लेकिन अधिपति का पड़रा भारी रहता था। अब आगे बढ़ते हैं। 12.2.2 राजपुत्रास एज सन्स ऑफ द किंग्स एंड ऑफिशियल्स, राजाओं और अधिकारियों के पुत्रों के रूप में राजपुत्र। आपने कहा था कि गहड़वाल और चाहमानों के यहाँ स्थिति थोड़ी अलग थी। हाँ, बिल्कुल। गहड़वाला और चाहमान शासकों के अधीन ये उपाधि राजपुत्र अक्सर राजा के वास्तविक पुत्रों, एक्चुअल सन्स ऑफ द रेनिंग किंग्स, के लिए ही प्रयुक्त होती थी। तो उनके लिए इसका क्या मतलब था? क्या उन्हें ज्यादा अधिकार थे? हाँ, उन्हें प्रशासन में विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। वे राजा द्वारा सौंपी गई जागीरों के राज्यपाल, गवर्नर्स के रूप में कार्य करते थे। गवर्नर। हाँ, और घेड़वालों के अधीन तो उन्हें खास विशेषाधिकार भी था। वो अपनी खुद की मोहरों, डिस्टिंक्ट इंसिग्निया का उपयोग कर सकते थे, जो घेड़वाल शाही मोहर से अलग होती थी। ये उनकी अपनी अथॉरिटी दिखाता है। और चाहमानों के अधीन? चाहमानों के अधीन कुछ राजपुत्रों को तो शाही विशेषाधिकार, रॉयल प्रेरोगेटिव्स भी मिले हुए थे। उन्हें सभी शाही और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभार दिया गया था। इतना ही नहीं, वे राजा की सहमति से भूमि और गांव दान भी कर सकते थे। तो ये तो काफी शक्तिशाली लगते हैं। बिल्कुल। चाहमानों के अधीन राजपुत्रों और महाराज पुत्रों के राज्यपाल के रूप में काम करने के उदाहरण मिलते हैं। चाहमान राजकुमारों को उनके व्यक्तिगत उपभोग के लिए जागीरें भी दी जाती थीं, जिन्हें सेजा। तो ये उनकी अपनी संपत्ति हो गई? नहीं, ऐसा नहीं माना जाता था, क्योंकि कभी-कभी केंद्र सरकार इन जागीरों से राजस्व आवंटित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। मतलब फाइनल कंट्रोल राजा का ही था। और क्या ये राजपुत्र अपनी सेजा से जमीन दे सकते थे? आमतौर पर नहीं। इन चाहमान राजपुत्रों को सामान्यतः अपनी जागीरों से भूमि हस्तांतरित करने, मतलब ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था।
लेकिन हाँ, अक्सर वे राजा की अनुमति के बिना धर्मार्थ उद्देश्य के लिए, चैरिटी के लिए भूमि या उसकी आय का एक छोटा सा हिस्सा उपहार में दे सकते थे। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात, चाहमानों के अधीन वे राजपुत्र जो राजा के वास्तविक पुत्र नहीं थे लेकिन सिर्फ उपाधि धारण करते थे, वे भी सामंती प्रमुखों या अधिकारियों, फ्यूडिटरी चीफ्स और ऑफिशियल्स के रूप में काम करते थे। वो भूसंपदा के कार्यों को चलाते थे, लेकिन राजा और वायसराय के सख्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत। तो नियंत्रण हमेशा बना रहता था। हाँ, सत्ता का संतुलन बनाए रखा जाता था। अब आते हैं उन 36 कुलों पर। 12.2.3 36 राजपूत क्लैंस। आपने बताया कि समकालीन ग्रंथ इनकी संख्या 36 बताते हैं। हाँ, लगभग सभी समकालीन ग्रंथ, कंटेम्पररी टेक्स्ट्स, राजपूत कुलों की संख्या 36 ही बताते हैं। 36। इनकी पूरी लिस्ट कहाँ मिलती है? पूरी लिस्ट हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में, कुमारपाल चरित में, वर्ण रत्नाकर में और मारवाड़ के एक जैन मंदिर के प्राचीन ग्रंथ में। इन सब में 36 कुलों का जिक्र है। पृथ्वीराज रासो, कुमारपाल चरित, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। कर्नल जेम्स ट्रॉड ने इन स्रोतों में दिए गए कुल नामों का अध्ययन किया। उन्होंने कुछ स्थानीय त्रुटियों को, मतलब लोकल एरर्स को दूर करके अपनी एक सूची तैयार की। अच्छा, टॉड की अपनी लिस्ट। हाँ, लेकिन जब हम टॉड की लिस्ट की तुलना मूल साहित्यिक ग्रंथों की सूचियों से करते हैं तो पता चलता है कि टॉड ने उसमें कुछ ऐसे समूहों को भी शामिल कर लिया था जो शायद विदेशी मूल के जनजातीय समूह थे, और यहाँ तक कि उन राजपूत कुलों को भी शामिल कर लिया था जो काफी बाद में उपकुलों, सब क्लाइंट्स के रूप में उभरे थे। तो उनकी लिस्ट थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। तो मूल सूचियों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, वो हमें उस समय की स्थिति का बेहतर अंदाजा देती हैं। चलिए अब सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद मुद्दे पर आते हैं। 12.3 ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, डिबेट्स, राजपूतों की उत्पत्ति और उससे जुड़े विवाद। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर विद्वानों में कभी एक राय नहीं रही। राजपूतों की उत्पत्ति वाकई रहस्य में डूबी हुई है और कई अलग-अलग विचार प्रचलित हैं। तो सबसे पहले कौन सा विचार देखें? सबसे मशहूर कहानी से शुरू करते हैं, अग्निकुला ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। अब मिथ, राजपूतों की अग्निकुल उत्पत्ति, जिसे ज्यादातर इतिहासकार अब एक मिथक मानते हैं। ये वही कहानी है जो पृथ्वीराज रासो में है। हाँ, चंद बरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो, जो मोटे तौर पर 12वीं सदी की मानी जाती है, में उल्लेख किया है कि 4 राजपूत वंशों, चालुक्य, प्रतिहार, परमार और चाहमानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। कौन कौन? चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चाहमान। कहानी क्या है पूरी? रासो के अनुसार विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ जैसे ऋषि माउंट आबू पर एक महान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन दैत्य मतलब राक्षस उसमें बाधा डाल रहे थे, यज्ञ को अपवित्र कर रहे थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड की अग्नि से एक के बाद एक 3 योद्धा उत्पन्न किए, पड़िहार यानी प्रतिहार, सोलंकी यानी चालुक्य और परमार। अच्छा, 3। चौथा कहाँ गया? रासो ये भी बताता है कि इनमें से कोई भी योद्धा उन राक्षसों को पूरी तरह से हटाने में सफल नहीं हुआ। तब शायद चौथे यानी चाहमान को उत्पन्न किया गया, जिसने राक्षसों का नाश किया। ये कहानी अलग अलग वर्जन में थोड़ी बदलती है, पर मूल भाव यही है। तो क्या कुछ विद्वान इस कहानी को सच मानते हैं? हाँ, आधुनिक काल में भी कुछ विद्वान जैसे वॉटसन, फोर्ब्स, कैम्बेल, D.R. भंडारकर आदि राजपूतों की अग्निकुल उत्पत्ति में विश्वास करते हैं या करते थे। उनका मानना था कि ये सभी तथाकथित अग्निकुल राजपूत असल में गुर्जर मूल के थे, जिन्हें अग्नि द्वारा शुद्ध करके हिंदू समाज में शामिल किया गया। गुर्जर मूल, लेकिन इस पे भी तो बहस है। बिल्कुल, राजपूतों की इस गुर्जर उत्पत्ति की आलोचना प्रतिपाल भाटिया जैसे विद्वानों ने की है। उनका तर्क है कि गुर्जर शब्द सिर्फ एक जाति का नाम नहीं था, बल्कि एक देश, कंट्री का भी नाम था, गुर्जरात्रा, और उस देश में रहने वाले सभी लोगों को गुर्जर कहा जा सकता था, चाहे वे किसी भी जाति या कुल के हों। तो अग्निकुल राजपूतों को सीधे गुर्जर मान लेना सही नहीं है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और प्राचीन ग्रंथों में क्या अग्निकुल का जिक्र है? नहीं, प्राचीन ग्रंथों में हम केवल 2 ही मुख्य क्षत्रिय वंशों के बारे में जानते हैं, सूर्यवंशी, सोलर डायनेस्टी और चंद्रवंशी। हाँ, राम सूर्यवंशी थे और पांडव चंद्रवंशी। बिल्कुल, राजपूतों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। जैसे चंदेल परिवार की सबसे पुरानी परंपरा जो उनके शिलालेखों में पाई जाती है, वो चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा से बताती है, उन्हें क्षत्रियों की चंद्रवंशी शाखा मानती है। तो फिर ये अग्निकुल वाला सिद्धांत कहाँ से आया? ऐसा लगता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान, खासकर रासो जैसी वीर गाथाओं और कुछ शिलालेखों में संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों की जो पुरानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों की अवधारणा थी,
उसे अग्निकुल उत्पत्ति की इस नई अवधारणा से बदल दिया गया। शायद ये नए उभरते हुए कुलों को एक खास वैधता, एक लेजिटिमेसी देने का तरीका था। ये संभव है। तो ये तो हुई अग्निकुल की बात। अब आए अदर व्यूज, अन्य विचार क्या है? एक महत्वपूर्ण मत BNS यादव का है। उनका कहना है कि प्रारंभिक राजपूत कुलों का उदय राजस्थान और गुजरात में इस ऐसे दौर में हुआ जब वहां राजनीतिक और सामाजिक भ्रम और अराजकता फैली हुई थी। किस वजह से? यादव इसे विदेशियों के आक्रमणों और उनकी बस्तियों से जोड़ते हैं, और साथ ही गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गिरती हुई अर्थव्यवस्था से। उनके अनुसार इस दौर में सामंती प्रवृत्तियां, फ्यूडल टेंडेंसीज बढ़ रही थीं, जिसने भूमि से घनिष्ठ रूप से जुड़े एक शासक भू अभिजात वर्ग, मतलब एक रूलिंग लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के उदय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाईं। तो कौन से कुल इस दौर में उभरे? यादव 650 से 750 ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत में गुर्जर, गुहिलोत, चाहमान, चाप जैसे सैन्य कुलों के उदय को इसी पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं। हालांकि स्वतंत्र शासक कुलों के रूप में उनका उदय वो 8वीं शताब्दी में मानते हैं, जब गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज और उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया और पहले बड़े राजपूत शासक वंश के रूप में उभरे। ठीक है। और डीसी सरकार का क्या विचार है? डीसी सरकार कल्हण की राजतरंगिणी पर ध्यान दिलाते हैं, जहां राजपुत्र शब्द का प्रयोग सिर्फ भूस्वामी के अर्थ में किया गया है, और ये लोग 36 कुलों से होने का दावा करते थे। सरकार का कहना है कि यह दिखाता है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक ये कुल न सिर्फ अस्तित्व में आ चुके थे, बल्कि राजपुत्र अपने आप में एक वर्ग, क्लास बन गए थे। तो यादव अराजकता और सामंतवाद पर जोर देते और सरकार राजपुत्र को एक स्थापित भूस्वामी वर्ग के रूप में देखते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही उनके विचार हैं। लेकिन सबसे प्रभावशाली और स्वीकृत सिद्धांत अब कुछ और माना जाता है। वो कौन सा है? वो है रीसेंट व्यू, प्रोसेसुअल थ्योरी, हालिया विचार, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, जिसे BD चट्टोपाध्याय ने विकसित किया है। BD चट्टोपाध्याय, हाँ, इनका नाम बहुत सुना है। क्या है ये सिद्धांत? चट्टोपाध्याय कहते हैं कि राजपूतों के उदय को केवल वंश या उत्पत्ति के संदर्भ में देखना काफी नहीं है। इसे एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जो अलग अलग समय में और अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से चली। प्रक्रिया मतलब ये कोई एक घटना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार प्रारंभिक मध्ययुगीन साहित्यिक ग्रंथों और शिलालेखों में जो राजपुत्र शब्द मिलता है, वो असल में छोटे भूस्वामी प्रमुखों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। और ये वर्ग एक मिश्रित जाति का था, मतलब इसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। मिश्रित जाति, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कुल की स्थिति बहुत मायने रखती थी। वंशानुगत पद होते थे, प्रशासन की एक रूढ़िवादी प्रणाली थी। इस माहौल में राजपूत बनना एक प्रक्रिया थी। तो चट्टोपाध्याय ने कौन से कारक या प्रक्रियाएं बताई जिनसे ये राजपूत वर्ग बना? उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पहचानी हैं। पहली है कृषि और क्षेत्रीय बस्तियां, एग्रेरियन एंड टेरिटोरियल सेटलमेंट्स। इसका क्या मतलब है? मतलब नए क्षेत्रों को आबाद किया गया, वहां खेती शुरू हुई। इसे कहते हैं उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन या सेटलमेंट। इसके परिणाम स्वरूप बस्तियों की संख्या बढ़ी और कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? उस समय के शिलालेखों में नए नए स्थानों के नाम मिलते हैं। मध्ययुगीन स्थलों की संख्या बढ़ती हुई दिखती है। पश्चिमी और मध्य भारत के शिलालेख तो ये भी बताते हैं कि कैसे भील, पुलिंद और शबर जैसी जनजातीय बस्तियों को दबाकर राजपूत शक्ति का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अच्छा, जनजातियों को हटाकर। हाँ, जैसे एक परंपरा है कि गुहिल साम्राज्य की स्थापना 7वीं शताब्दी में भील बस्तियों पर हुई थी। नाडोल के चाहमानों के मामले में भी ऐसा ही विस्तार दिखता है। चाहमानों की मुख्य शाखा की राजधानी शाकंभरी भी ऐसी ही जमीन पर बसी थी जो पहले जंगल देशा कहलाती थी। शाकंभरी। हाँ, तो चट्टोपाध्याय कहते हैं कि जिस काल में राजपूत राज व्यवस्था उभर रही थी, उस समय राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र जनजातीयता, ट्राइबलिज्म से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। खेती का फैलना और जनजातियों का दबना ये राजपूत बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। ये पहला कारक हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है क्षत्रिय स्थिति की ओर गतिशीलता, मोबिलिटी टू क्षत्रिय स्टेटस। मतलब जरूरी नहीं कि सभी राजपूत कुल खेती के विस्तार से ही बने हों। कुछ समूह दूसरे तरीकों से इस वर्ग में शामिल हुए। जैसे मेड़ जनजाति। माना जाता है कि वो जनजातीय पृष्ठभूमि से राजपूत स्थिति तक पहुंचे। इसी तरह हूणास,
जो बाहर से आए थे वो भी धीरे धीरे भारतीय समाज में समाहित हो गए और उन्होंने क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त किया। तो मतलब क्षत्रिय बनना संभव था, ये बंद व्यवस्था नहीं थी। चट्टोपाध्याय यही तर्क देते हैं, मेड़ और हूणों को शामिल करने का एक मानदंड क्षत्रिय स्थिति की ओर ये गतिशीलता थी जो शायद उस समय ज्यादा आम थी, और कई नए उभरते शाही वंशों के लिए ब्रह्मक्षत्र एक संक्रमणकालीन स्थिति, ट्रांजिशनल स्टेटस थी। ब्रह्मक्षत्र हाँ। मतलब ब्राह्मण से क्षत्रिय। हाँ, ऐसे वंश जो मूल रूप से शायद ब्राह्मण थे लेकिन बाद में शासक बन गए, योद्धा बन गए। चट्टोपाध्याय का मत है कि ब्रह्मक्षत्र प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान एक खुली स्थिति रही होगी जिसे हासिल किया जा सकता था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितनी हम सोचते हैं। कम से कम इस दौर में और इस संदर्भ में गतिशीलता की गुंजाइश दिखती है। तीसरा कारक है राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल एमिनेंस, मतलब पॉलिटिकल पावर हासिल करना। बिल्कुल। जैसे गुर्जर प्रतिहार, वो मूल रूप से गुर्जरों के विभिन्न समूहों से उभरे, लेकिन पश्चिमी भारत में राजनीतिक प्रभुत्व, पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल करके एक बड़ा राजपूत वंश बन गए। लेकिन वो तो अपनी उत्पत्ति सूर्य या लक्ष्मण से बताते थे। हाँ, अपने शिलालेखों में उन्होंने वंशानुगत सम्मान बनाए रखने के लिए अपनी उत्पत्ति कभी राम के भाई लक्ष्मण से, कभी सूर्य से, कभी इंद्र से, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से भी जोड़ी। ये एक आम प्रवृत्ति थी। जो भी वंश सत्ता में आता था वो अपने लिए एक सम्मानजनक वंशावली गढ़ लेता था ताकि लेजिटिमेसी मिले। सही। तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने और उसके साथ एक ऊंची सामाजिक स्थिति पाने के बीच एक सीधा संबंध, कॉरिलेशन था। पावर आई तो स्टेटस भी आया, या स्टेटस बनाने की कोशिश हुई। ठीक है। चौथा कारक? चौथा है सामंती से स्वतंत्र स्थिति की ओर गतिशीलता, मोबिलिटी फ्रॉम फ्यूडेटरी टू इंडिपेंडेंट स्टेटस। मतलब पहले किसी बड़े राजा के अधीन सामंत होना और फिर मौका देकर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो जाना। इसके उदाहरण है? हाँ, कई हैं। वंशावली के दावों से ये पता चलता है, जैसे गुजरात के गुर्जर, किष्किंधा और ध्वगर्थ के गुहिल, मेवाड़ के गुहिल, गुजरात और राजस्थान के चाहमान, ये सब सामंती स्थिति से स्वतंत्र शासक बनने के उदाहरण थे। और ये कैसे संभव हुआ? जाहिर है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर। ये संक्रमण और ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, अपवर्ड मोबिलिटी, सैन्य ताकत के विकास का ही नतीजा थी। तो हम कह सकते हैं कि मौजूदा पदानुक्रमित राजनीतिक संरचना में, मतलब एग्जिस्टिंग हेरेचिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, राजपूतों का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हुआ। समझ आ रहा है। ये सारे कारक मिलकर एक तस्वीर बना रहे हैं। अगला कारक क्या है? पांचवा है भूमि वितरण की प्रणाली, सिस्टम ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रारंभिक राजपूतों के उदय की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के स्तर पर भूमि वितरण और क्षेत्रीय प्रणाली की कुछ नई विशेषताओं से भी जुड़ी है। क्या खासियत थी इस प्रणाली में? एक खासियत जो राजस्थान में ज्यादा दिखती थी वो थी शाही रिश्तेदारों के बीच भूमि का वितरण। राजा अपने भाई भतीजों और रिश्तेदारों को जमीनें बांटता था। अच्छा, कौन से कुल ऐसा करते थे? ये प्रथा प्रतिहार, चाहमान और गुहिल कुलों में आम थी, और ऐसी जमीनें जो सौंपी जाती थीं वो वंशानुगत भी होती थीं, मतलब बाप के बाद बेटे को मिलती थीं। इसमें खास बात क्या थी? सामंतों को तो जमीन मिलती ही थी। खास बात ये थी कि जहां अन्य जागीरदारों को, जो राजा के रिश्तेदार नहीं थे, उन्हें अपनी जमीन से आगे किसी और को जमीन दान देने का अधिकार आमतौर पर नहीं होता था, या उन्हें राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। वहीं इन रिश्तेदारों को ऐसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, वो राजा की मंजूरी के बिना स्वतंत्र रूप से अनुदान दे सकते थे। ओहो, तो रिश्तेदारों को ज्यादा छूट थी। हाँ, ये भूमि वितरण का तरीका भी राजपूत कुलों को मजबूत करने में सहायक हुआ। छठा कारक है किलेबंदी, फोर्टिफिकेशंस। हाँ, राजपूत कुलों ने सैन्य शक्ति बनाए रखकर खुद को मजबूत किया, और इसकी एक मुख्य विशेषता थी किलों, फोर्ट्स का निर्माण और उनका रखरखाव। कहाँ थे ये किले? प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के शिलालेख राजस्थान में कई किलों का उल्लेख करते हैं। राजस्थान तो जैसे किलों की जन्मभूमि ही था। किलों का काम सिर्फ रक्षा करना था? नहीं, रक्षा तो मुख्य उद्देश्य था ही, लेकिन किलों ने और भी व्यापक कार्य किए। जैसे वो बड़ी भूजोतों, मतलब लार्ज लैंड होल्डिंग्स को नियंत्रित करने के केंद्र थे, आसपास की आबादी पर नियंत्रण रखने में मदद करते थे। तो किले शासक कुलों के सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, और आखिरी कारक? सातवां कारक है अंतरकुल संबंध, इंटरक्लान रिलेशंस। सामाजिक संबंधों के स्तर पर देखें तो राजपूत कुलों का सुदृढ़ीकरण और ये जो राजपूतीकरण, राजपुटाइजेशन की प्रक्रिया थी, इसको गति मिली कुलों के बीच विवाह नेटवर्क के माध्यम से। शादियों से? कैसे? देखिए, जब अलग अलग राजपूत कुल आपस में शादी ब्याह करते थे
तो इससे उन्हें सामाजिक वैधता, सोशल लेजिटिमेसी मिलती थी। एक दूसरे को मान्यता मिलती थी। और इन विवाहों से सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ता होगा। जो नए कुल उभर रहे थे या जो पहले से स्थापित कुलों की नई शाखा हैं, उपविभाग बन रही थी, उन्हें भी इन विवाह संबंधों के जरिए राजपूत नेटवर्क में शामिल कर लिया जाता था। इसके कुछ रिकॉर्ड हमें मिलते भी हैं। तो ये नेटवर्क फैलता गया। हाँ, और राजपूत प्रभुत्व का सुदृढ़ीकरण इसलिए भी हुआ क्योंकि इन कुल के सदस्य अलग अलग राज्यों और दरबारों में आते जाते रहते थे और राजनीति के विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी रहती थी। इससे एक साझा पहचान और मजबूत हुई। वाह, तो ये हैं चट्टोपाध्याय के बताए 7 कारक। खेती का विस्तार, क्षत्रिय दर्जे की और गतिशीलता, राजनीतिक प्रभुत्व, सामंती से स्वतंत्र होना, भूमि वितरण का तरीका, किलेबंदी और अंतरकुल विवाह संबंध। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि राजपूत बनना एक जटिल प्रक्रिया थी। बिल्कुल, ये किसी एक उत्पत्ति या नस्ल की कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक निर्माण की कहानी है। ये नजरिया वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम राजपूत राज्यों के उदय की कहानी पर आते हैं। सेक्शन 12.4 राइज ऑफ द राजपूत स्टेट्स, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, इमर्जेंस ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारास। हाँ, तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था वो। और कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। हाँ, कन्नौज जो हर्ष की राजधानी थी, वो अब सत्ता के लिए संघर्ष का केंद्र बन गया। सब उस पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। सही। 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां इस संघर्ष में उतरी: गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट। फिर से सुनिए, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इनके बीच कन्नौज और उत्तरी भारत पर वर्चस्व के लिए लंबा संघर्ष चला। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कोई बहुत निर्णायक नहीं रहा। लड़ाइयां चलती रहीं, लेकिन अस्थायी रूप से 8वीं शताब्दी ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट तो प्रतिहार जीत गए कुछ समय के लिए। हाँ, कन्नौज की विजय के बाद प्रतिहारों ने उत्तर में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर ली। इसमें उन्हें राष्ट्रकूट परिवार में चल रही घरेलू कलह से भी मदद मिली। लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये त्रिकोणीय संघर्ष नागभट्ट के उत्तराधिकारियों के अधीन भी जारी रहा। असल में प्रतिहार शक्ति का असली सुदृढ़ीकरण हुआ नागभट्ट के पोते भोज प्रथम, जिनका समय लगभग 836 से 885 ईस्वी था। भोज प्रथम ने क्या किया? उन्होंने गुर्जरा त्रभूमि यानी आज का जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार फिर से जमाकर अपने परिवार की सर्वोच्चता फिर से स्थापित की। गुर्जर प्रतिहार असल में 8वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे पहले उज्जैनी यानी आज का उज्जैनी में अपनी शक्ति स्थापित करके प्रमुखता में आए थे। उज्जैनी पश्चिमी मालवा का एक प्रमुख शहरी और राजनीतिक केंद्र था। अमंती प्रमुखों को मौका मिल गया। उन्होंने खुद को स्वतंत्र शक्ति घोषित करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो यहीं से बाकी राजपूत वंश सामने आए। बिल्कुल। चालुक्य, चंदेल, चाहमान, गैड़वाल, परमार, कलचुरी और गोहिल, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों के सामंती प्रमुख थे और अब वे अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट राजपूत कुलों के रूप में स्वतंत्र हो गए। चालुक्य, चंदेल, चाहमान, गैड़वाल, परमार, कलचुरी, गोहिल, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिहारों के पतन ने ही नए राजपूत राज्यों के लिए रास्ता खोला। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं प्रतिहारों ने एक ढांचा बनाया और उनके कमजोर होने पर उसी ढांचे से नए राज्य निकल आए। अब इन राज्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सेक्शन 12.5 मेजर राजपूत स्टेट्स आफ्टर गुर्जरा प्रतिहारा। सबसे पहले गहड़वालास की बात करते हैं। गहड़वाल, इन्होंने 11वीं शताब्दी में कन्नौज पर कब्जा कर लिया और लगभग 1090 से 1193 के दौरान गंगा के दोआब के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इनका कोई प्रसिद्ध राजा? राजा जयचंद्रा। मुस्लिम इतिहासकारों ने उन्हें आमतौर पर बनारस का राजा कहा है, शायद इसलिए क्योंकि बनारस शहर से उनका घनिष्ठ संबंध था, धार्मिक महत्व भी था और भौगोलिक रूप से वो उनके राज्य के केंद्र में भी पड़ता था। और इनका किसी से झगड़ा था? हाँ, वो चाहमानों के कट्टर शत्रु थे। उनकी दुश्मनी इतिहास में प्रसिद्ध है। अब चाहमानों की बात करते हैं, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद चाहमान प्रमुखता में आए। असल में चाहमानों की कई शाखाएं थीं, लेकिन उनमें से कुछ निस्संदेह अवंती और कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे।
लगभग 750 से 950 ईस्वी के दौरान चाहमानों द्वारा शासित अधिकांश क्षेत्र प्रतिहार प्रभुत्व का ही हिस्सा थे। तो ये स्वतंत्र कब हुए? लगभग 973 ईस्वी में वे व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। चाहमानों की जो मुख्य शाखा थी वो सपादलक्ष या जंगल देश के चौहानों के रूप में प्रसिद्ध हुई। सपादलक्ष जंगल देश। हाँ, उनका राजनीतिक केंद्र और शक्ति का आसन था अजय मेरू शहर, जिसे राजा अजय राज ने स्थापित किया था। यही आज का अजमेर है। और इनका अंत कैसे हुआ? चाहमान वंश के शासक अपने पड़ोसियों के साथ लगातार युद्धों में उलझे रहते थे, खासकर गहणवालों, चालुक्यों और चंदेलों के साथ। इनका अंत हुआ तराइन के दूसरे युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 CE। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें उनके सबसे महान राजा पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और उनका विनाश हुआ। पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज चौहान। तो इनके दुश्मन गहड़वाल, चालुक्य और चंदेल थे। अब चंदेलों की बात करते हैं। चंदेल भी गुर्जर प्रतिहारों के ही समकालीन सामंत थे। चंदेलों ने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य भारत पर शासन किया। इनका इलाका क्या कहलाता था? उनका क्षेत्र जेजाग भुक्ति के रूप में जाना जाता था, जो आज का बुंदेलखंड है। जेजाग भुक्ति। और इनके महत्वपूर्ण स्थान कौन से थे? उनके क्षेत्र में शामिल महत्वपूर्ण स्थान थे कालंजर, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़। फिर से सुनिए, कालंजर, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। खजुराहो के शानदार मंदिर चंदेलों ने ही बनवाए थे। हाँ, खजुराहो तो विश्व प्रसिद्ध है। अब परमार वंश। परमार, ये भी एक समकालीन राजपूत राजनीतिक शक्ति थी। ये गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच जो कटु संघर्ष चल रहा था, उसी उथल-पुथल से गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजपूताना के क्षेत्र में उभरे। इनको मुख्य क्षेत्र कौन सा था? मालवा के परमार ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा शासित क्षेत्र में मालवा उचित और आसपास के जिले शामिल थे। कौन-कौन से शहर इनके प्रभाव में थे? परमारों के अधीन प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र थे आज के उज्जैन, धार, भिलसा, भोजपुर, शेरगढ़, उदयपुर, ये मेवाड़ वाला नहीं, मांडू, देपालपुर। एक बार फिर से, उज्जैन, धार, भिलसा, भोजपुर, शेरगढ़, उदयपुर, मांडू, देपालपुर। राजा भोज परमार वंश के ही थे। राजा भोज, हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। अब चालुक्य? गुजरात और काठियावाड़ का क्षेत्र लगभग 9050 ईस्वी के आसपास चालुक्यों के पास था, और ये भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत ही थे। ये बादामी वाले चालुक्य तो नहीं है? नहीं, ये उनसे अलग हैं। इन्हें गुजरात के चालुक्य या सोलंकी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये स्वतंत्र कैसे हुए? इन्होंने दो चीजों का फायदा उठाया। पहले, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के आक्रमण के बाद प्रतिहार साम्राज्य में जो अशांति और अराजकता फैली उसका, और फिर कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद लगभग 956-973 ईस्वी के दौरान राष्ट्रकूटों का जो तेजी से पतन हुआ उसका। इस मौके का फायदा उठाकर वे सरस्वती घाटी में अपनी स्वतंत्र रियासत बनाने में सफल रहे। कब तक शासन किया इन्होंने? उन्होंने लगभग 940 से 1244 ईस्वी के बीच गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी थी अनिलवाड़ा, जो आज का पाटन है। अनिलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद वाघेला। हाँ, वाघेलाओं ने 13वीं शताब्दी के दौरान अनिलवाड़ा सहित गुजरात पर शासन किया। ये चालुक्यों के बाद आए। इनकी राजधानी धोलका थी। इनका कोई खास योगदान? माउंट आबू के जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर हैं, वो इन्हीं के दो मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाए थे। वस्तुपाल और तेजपाल। दिलवाड़ा मंदिर। हाँ, वो तो अद्भुत है। अगला वंश है कलचुरी। कलचुरी, ये भी सामंतों के रूप में गुर्जर प्रतिहारों की सेवा में थे। जब प्रतिहार कमजोर हुए तो इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने में संकोच नहीं किया। इनका दूसरा नाम क्या था? इन्हें चेदी या त्रिपुरी के कलचुरी के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी, जो आज के तेवर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के पास है, से चेदी क्षेत्र पर शासन किया। और कहां तक फैला था इनका राज? शुरू में पूर्व में कलचुरी शक्ति का केंद्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश था। हालांकि पूर्व में जब गहड़वालों का उदय हुआ तो इनकी शक्ति कुछ कम हो गई। बाद में कलचुरियों का मध्य भारतीय प्रभुत्व प्रयागराज और वाराणसी, बनारस के जिलों तक फैल गया था। इनका किसी से संघर्ष हुआ? हाँ, विस्तार के अपने प्रयासों में वे परमारों और पालों के साथ संघर्ष में आए। अब आते हैं गुहिलों पर, मेवाड़ वाले। हाँ, मेवाड़ के गुहिल,
ये भी पहले प्रतिहारों के सामंत के रूप में सेवा करते थे। वे 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान मेवाड़ में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने में सफल रहे। इनका वंश तो काफी लंबा चला। हाँ, बहुत लंबा। गुहिल शक्ति का अंतिम महत्वपूर्ण अवशेष हम महाराणा हम्मीर को कह सकते हैं। जब 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह चित्तौड़ हार गए थे, तो हम्मीर ने बाद में चित्तौड़ को मुसलमानों से वापस ले लिया और इस प्रकार कुछ समय के लिए मेवाड़ राजवंश की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित किया। हम्मीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी। बिल्कुल। हम्मीर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। वहां से चौहानों, जो शायद तुर्कों के अधीन थे, को बाहर निकाल दिया और वहां सिसोदिया शासन की नींव रखी। उनके प्रभाव को मेवाड़ के अलावा आमेर, ग्वालियर, रायसेन, चंदेरी और कालपी तक के शासकों ने मान्यता दी। और कच्छपा घाट, ये नाम कम सुना है। कच्छप घाट भी पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उन्होंने कन्नौज के शासक को हराकर ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी राजस्थान और ग्वालियर रेजिडेंसी के क्षेत्र पर कच्छप घाटों की 3 स्वतंत्र शाखाओं का शासन था। ग्वालियर इनके पास था और डबकुंड के कछवाहा। डबकुंड के कछवाहा चंदेलों के अधीनस्थ थे, उनके सामंत थे। क्योंकि हमें इस वंश के शासकों के लिए कोई शाही उपाधियां नहीं मिलती। अच्छा, तो ये थे प्रतिहारों के बाद के प्रमुख राज्य। अब राजस्थान के कुछ और बाद के राज्यों की बात करते हैं। सेक्शन 12.6 लेटर राजपूत स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान। हाँ, जब उत्तर भारत में तुर्कों और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ा, तो कई राजपूत कुल जो उनसे पराजित हुए, उन्होंने राजस्थान की सुरक्षित भूमि में शरण ली। राजस्थान सुरक्षित क्यों था? क्योंकि ये इलाका पहाड़ियों और रेगिस्तानी इलाकों से भरा है, तो ये बाहर से आने वालों को छिपने और बचने के लिए प्रचुर सुरक्षा प्रदान कर सकता था। तो कौन से कुल वहां गए? इस क्षेत्र के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गुहिल, पवार, चौहान, सोनेग्रा, सोलंकी, परमार और देवड़ा कुलों के राजकुमारों ने पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर अपनी छोटी-छोटी रियासतें बनाई, जैसे खेड़, बाड़मेर, सूजत, मंडौर, जालोर, भीनमाल, मेहवा, सिरोही और आबू। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख राजपूत कुलों के नाम बताएंगे? हाँ, जैसे राठौड़। राठौड़ उस क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा करके एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने अंततः गुहिल वंश के राजा प्रताप सिंह से खेड़ छीन लिया। और कहाँ फैला इनका शासन? बाद में उनका शासन पाली, खेड़, भद्राजन, कोडाणा, मेहवा, जिसे मल्लानी भी कहते हैं, बाड़मेर, पोखरण, जैतारन, सिवाना और नागौर जिले के एक बड़े हिस्से और बीकानेर के कुछ क्षेत्र तक फैल गया। इन क्षेत्रों पर राठौड़ शासन राव गंगा की मृत्यु यानी 1529 ईस्वी तक जारी रहा। राठौड़ और राव गंगा। ठीक है। और भाटी? उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भाटी राजपूत जनजाति का शासन था। 12वीं शताब्दी के दौरान उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जैसलमेर था। जैसलमेर का किला भाटियों से जुड़ा है। और देवड़ा चौहान? भाटियों की तरह सिरोही क्षेत्र पर चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। ठीक है। और कच्छपा घाटस? फिर से हाँ। कच्छपा घाटों की एक शाखा ने दुंधार क्षेत्र में अपनी जागीर स्थापित की। दुंधार यानी आज का आमेर और बाद में जयपुर या सवाई जयपुर और शेखावाटी का इलाका। इन्होंने वहां से मीणाओं को बाहर निकालकर अपना राज्य स्थापित किया। तो राजस्थान में भी राजपूत शक्ति का विस्तार हुआ, खासकर बाहर से आए कुलों द्वारा। बिल्कुल। अब सेक्शन 12.7 देखते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ राजपूत क्लैंस, राजपूत कुलों का प्रसार। प्रोलिफरेशन मतलब फैलना या संख्या में बढ़ना? हाँ, बिल्कुल। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों से, जिनमें किसी राजपूत कुल या वंश के सदस्यों का जिक्र है, ये साफ पता चलता है कि राजपूत राज व्यवस्था की संरचना को हम प्रसार, प्रोलिफरेशन या बहुलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। मतलब ये कुल लगातार बढ़ रहे थे, फैल रहे थे। ये कैसे हुआ? बाद के चरण में सत्ता के वितरण को नियंत्रित करने वाले जो अंतरकुल संबंध थे, इंटरक्लैन रिलेशनशिप्स, जैसे विवाह संबंध जिनकी हमने बात की, उन्होंने राजपूत राज व्यवस्था की संरचना को और मजबूत किया। छोटे छोटे कुलों का बनना और प्रमुख कुलों के उपविभाजनों का उदय, ये सब इसी प्रसार का परिणाम था। उपकुल कैसे बनते थे? उपकुल सबक्लैंस तब बनते थे जब एक कुल के कुछ सदस्य नए क्षेत्रों में चले जाते थे और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर लेते थे। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी स्थापना के साथ राजपूत कुलों का ये प्रसार राजपूत दायरे के और विस्तार को जन्म देता था। तो ये भी राजपूतीकरण का हिस्सा था? हाँ, इसने इस प्रकार राजपूतों के उदय की प्रक्रिया को और चौड़ा किया।
जिसे हम सुरक्षित रूप से राजपूतीकरण, राजपुटाइजेशन कह सकते हैं। और ये भी होता था कि स्थानीय तत्व, मतलब जो उस इलाके के पुराने लोग थे, वो भी इन नए उपकुलों में विलीन हो जाते थे, मिल जाते थे। अच्छा। हाँ, ये एक आम घटना थी। और आम तौर पर जो पहले से स्थापित कुल होते थे, वो इन नए स्थापित कुलों के साथ सामाजिक संपर्क में आते थे, रिश्ते बनाते थे और उन्हें एक सामाजिक नेटवर्क प्रदान करते थे। जाहिर है, इससे नए कुलों को मजबूती मिलती थी। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, नए कुल बनना, फैलना, आपस में जुड़ना। बिल्कुल, ये कोई स्थिर व्यवस्था नहीं थी। अब आते हैं इनकी राजनीतिक और सैन्य प्रणाली पर। सेक्शन 12.8 पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत्स। इनकी व्यवस्था की खासियत क्या थी? देखिए, राजपूत व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत थी अंतर्राज्यीय प्रतिद्वंदिता, इंटरस्टेट राइवलरी। मतलब राज्यों के बीच लगातार झगड़े, वर्चस्व के लिए संघर्ष। ये हमने पहले भी देखा, चाहमानों, गढ़वालों, चंदेलों के बीच। और राज्य के अंदर व्यवस्था कैसी थी? राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था। वही समग्र कार्यकारी, न्यायिक और सैन्य प्रशासन का संचालक था, हेड ऑफ स्टेट। रानियों की क्या भूमिका थी? कुछ हद तक रानियां प्रशासनिक मामलों में उसकी सहायता करती थी। कई रानियों का उल्लेख हमें उस काल के विभिन्न राजवंशों के अभिलेखों में मिलता है, लेकिन उनमें से किसी को भी संभवतः कोई औपचारिक प्रशासनिक पद सौंपा हुआ नहीं पाया गया है। तो उनकी भूमिका परोक्ष थी। हाँ, प्रशासन में उनकी भागीदारी कुछ भूमि अनुदानों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होती है। वे कभी कभी राजा की औपचारिक अनुमति से भूमि अनुदान करते हुए पाई जाती हैं। राजा की मदद के लिए मंत्री होते थे? हाँ, एक मंत्री परिषद होती थी जो राज व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती थी, सलाह देती थी। और मंत्रियों का पद आमतौर पर वंशानुगत होता था, बाप के बाद बेटा मंत्री बनता था। और अधिकारी? अधिकारी अक्सर जो उनके प्रशासनिक पद होते थे, जैसे महासंधि विग्रहिक, विदेश मंत्री जैसा, दूतक, दूत, महाअक्षोपटलिक, रिकॉर्ड रखने वाला। इनके अलावा सामंती उपाधियां भी अपनाते थे, जैसे राजपुत्र, राणक, ठक्कुर, सामंत, महासामंत, राउत वगैरह। फिर से सुनिए, राजपुत्र, राणक, ठक्कुर, सामंत। तो मतलब अधिकारी भी और सामंत भी। हाँ, वंशानुगत स्थिति और सामंती रैंकों के संयोजन ने इन अधिकारियों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। वो सिर्फ नौकरशाह नहीं थे, वो अपने आप में पावर सेंटर थे। और क्षेत्रीय प्रशासन कैसा था? प्रांतों का? इस तरह से शक्तिशाली सामंतों के एक वर्ग द्वारा शासित होता था। इन सामंतों को मंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, ठाकुर, राणक, राजपुत्र आदि कहा जाता था। मतलब लोकल लेवल पर इन्हीं का राज था। और गांवों के स्तर पर? गांव के मुखिया के अलावा गांवों में प्रशासनिक प्रमुख होते थे। पंचकुलास, ये शायद पंचायत की तरह गांव में 5 सदस्यों का एक निकाय था। महाजनाज, बड़े व्यापारी या साहूकार, और महत्तराज, गांव के बुजुर्ग। क्या ये पद और पदनाम सभी राजपूत राज्यों में एक जैसे थे? नहीं, विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों के आधिकारिक पद और पदनाम विभिन्न राजपूत कुलों के अधीन भिन्न भिन्न थे। थोड़ी बहुत रीजनल वेरिएशन थी। तो कुल मिलाके ये व्यवस्था कैसी थी? इस राजनीतिक व्यवस्था को हम नौकरशाही सह सामंती चरित्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट भी था और फ्यूडल एलिमेंट भी बहुत मजबूत था। अब इनकी सैन्य प्रणाली की बात करते हैं। किसी भी राजवंश की सैन्य प्रणाली हमेशा उसके राजनीतिक संगठन का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होती है। जैसा पॉलिटिकल सिस्टम, वैसी मिलिट्री। तो राजपूतों की सेना कैसी थी? क्योंकि राजपूतों की राजनीतिक संरचना का सामंतीकरण हो चुका था, उसका परिणाम उनकी सैन्य संगठन में भी दिखाई दिया। सैन्य कार्य मुख्य रूप से लगभग सभी राजपूत कुलों के अधीन विभिन्न रैंकों के सामंती प्रमुखों द्वारा ही निभाए जाते थे। राजा की अपनी स्थायी सेना शायद उतनी बड़ी नहीं होती थी। तो इन सामंतों का काम क्या था? ऐसे प्रमुखों का मुख्य दायित्व था युद्ध के समय राजा या अपने संबंधित अधिपति की ओर से वीरतापूर्वक लड़कर उसकी सेवा करना, अपनी सेना लेके आना और लड़ना। इसका जिक्र कहीं मिलता है? हाँ, लेखापद्ध की पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जैसे साहित्यिक स्रोत और समकालीन शिलालेख सामंतों के राज्य और अधिपतियों के प्रति ऐसे दायित्वों और कर्तव्यों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में कमजोरी भी रही होगी। बिल्कुल। राजपुत्रों, राणकों, राउतों, सामंतों आदि जैसे सामंती प्रभुओं की व्यक्तिगत शिकायतें या महत्वाकांक्षाएं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ पैदा कर सकती थीं। अगर कोई बड़ा सामंत नाराज हो गया तो वो अपनी सेना लेकर नहीं आएगा, या शायद दुश्मन से मिल जाए। और अगर राजा कमजोर हो? राजा की कमजोर स्थिति के समय शक्तिशाली सामंत खुद को स्वतंत्र घोषित करने में संकोच नहीं करते थे। ये हमने प्रतिहारों के पतन के समय देखा ही।
तो सेना राजा के प्रति पूरी तरह वफादार हो ये जरूरी नहीं था। वो अपने सामंत के प्रति ज्यादा वफादार होती थी। और युद्ध की रणनीति में? शायद युद्ध में अपनी सेना के विभिन्न घटकों को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति थी। कोई स्टैंडर्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन नहीं था। और टेक्नोलॉजी के मामले में? राजपूत सेना की एक मुख्य कमजोरी सैन्य प्रौद्योगिकी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन माना जाता है, खासकर तुर्क आक्रमणकारियों की तुलना में। किस तरह का पिछड़ापन? तुर्क लोग घुड़सवार तीरंदाजी, माउंटेड आर्चरी में माहिर थे। घोड़े पर बैठकर तेजी से तीर चलाना और युद्ध में इसका रणनीतिक उपयोग करना जानते थे। राजपूत इसमें उतने कुशल नहीं थे। उनकी सेना हाथियों और पैदल सैनिकों पर ज्यादा निर्भर करती थी। लेकिन क्या वो किसी तरह की मशीनें इस्तेमाल करते थे? वे घेराबंदी अभियानों में, मतलब जब किसी किले को घेरते थे तब दुश्मन के रैंकों और किलेबंदी पर भारी पत्थर और प्रक्षेपास्त्र हथियार फेंकने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते थे। इन मशीनों को मंजनीक और अरादा कहा जाता था। ये घेराबंदी मशीनों के फारसी नाम हैं, मंजनीक और अरादा। मंजनीक और अरादा, तो ये मशीनें उनकी अपनी थीं। ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं को इन मशीनों का उपयोग अरबों और तुर्कों से सीखना पड़ा, और अरबों और तुर्कों ने इन उपकरणों का उपयोग करने में यूनानियों और रोमनों की नकल की थी। अच्छा, यूनानी और रोमन भी ऐसी मशीनें इस्तेमाल करते थे? हाँ, यूनानी और रोमन घेराबंदी मशीनें, जिन्हें मैंगोनील और कैटापल्ट कहा जाता था, उन्हीं के जैसी मशीनें हिंदू और उनके मुस्लिम विरोधी, जिनमें अरब और तुर्क शामिल थे, इस्तेमाल करते थे। तो टेक्नोलॉजी बाहर से आई थी। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि राजपूत शासक किलों की प्राचीरों से दुश्मन के सैनिकों पर बमबारी करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल करते थे। तो सैन्य तकनीक में कुछ कमी थी, खासकर घुड़सवार तीरंदाजी में, लेकिन घेराबंदी में वो भी मशीनों का प्रयोग करते थे। हाँ, बिल्कुल। अब किलों पर आते हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। सेक्शन 12.9, राजपूत फोर्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, राजपूत किले या गढ़। हाँ, किले राजपूत शासकों के अधीन एक अनिवार्य महत्व रखते थे, एसेंशियल इंपॉर्टेंस। वो उनकी शक्ति, उनकी पहचान का हिस्सा थे। और वो बहुत मजबूत होते थे। हाँ, इन किलों की विशालता और अभेद्यता, यानी इम्प्रेग्नेबिलिटी, ने ही बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों को उन्हें घेरने और जीतने के लिए आकर्षित किया। ये किले राजपूतों की रक्षा के एक महान साधन के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वे इन किलों की दीवारों के पीछे से अपने मुस्लिम विरोधियों से लड़ सकते थे। तो उन्होंने किले बनवाने पर ध्यान दिया होगा। बिल्कुल। किलों के रणनीतिक और सैन्य महत्व को महसूस करते हुए राजपूत शासकों ने न सिर्फ पुराने किलों पर कब्जा करने पर ध्यान दिया, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कई नए किले बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया। कुछ उदाहरण देंगे? जैसे मंडोर का किला। माना जाता है कि ये मूल रूप से प्रतिहारों द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। और कौन सी कुल किले बनाने में माहिर थे? राजपूतों में चंदेल कई मजबूत किलों और गढ़ों के महान निर्माता थे। कालिंजर, अजयगढ़ जैसे किले। और राजस्थान में? चौहान और परमार दोनों राजस्थान में किलों के उत्कृष्ट निर्माता थे। लगभग सभी बड़े किले या तो उनके द्वारा बनवाए गए थे या पुनर्निर्मित किए गए थे। जैसे? माना जाता है कि मांडलगढ़ का किला अजमेर के किसी चौहान राजा द्वारा संभवतः 13वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। जोधपुर के उत्तर पूर्व में स्थित नागौर का किला चौहान राजा सोमेश्वला, जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, उनके सामंतों में से एक द्वारा बनवाया माना जाता है। और परमारों के किले? परमारों द्वारा बनवाए गए किले तो बड़ी संख्या में थे। इसी तरह माना जाता है कि अचलगढ़ का किला परमार प्रमुखों द्वारा 900 ईस्वी में बनवाया गया था, और बाद में 1442 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। महाराणा कुंभा ने तो बहुत किले बनवाए या ठीक करवाए थे। हाँ, कुंभलगढ़ जैसे किले उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए किलों का एक जाल सा बिछा दिया था। चित्तौड़गढ़ और रणथंबोर जैसे किले तो राजपूत शौर्य और प्रतिरोध के प्रतीक ही बन गए। तो किले उनकी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा थे। बिल्कुल, वो उनके सत्ता के केंद्र भी थे और सुरक्षा के कवच भी। चलिए अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सेक्शन 12-10 सारांश। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 7वीं से 12वीं शताब्दी की जो राजपूत राजव्यवस्था है, वो सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद के एक खंडित भारत की तस्वीर पेश करती है। एक फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, जिसमें पहले गुर्जर प्रतिहार उभरे। हाँ, गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ, जिनकी सैन्य शक्ति प्रमुख थी। फिर जब वो कमजोर हुए तो उनके सामंत स्वतंत्र हो गए। यहां भी सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण थी। और इस व्यवस्था को मजबूती कैसे मिली? भूमि वितरण की जो व्यवस्था थी, खासकर रिश्तेदारों को जमीन देना, उसने सामंतों और कुलों को बढ़ावा दिया। किलों ने उनके सुदृढ़ीकरण, उनके कंसोलिडेशन को दर्शाया।
और विवाह गठबंधनों ने उन्हें सामाजिक वैधता प्रदान की। और उत्पत्ति के बारे में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि उनकी उत्पत्ति पौराणिक कहानियों जैसे अग्निकुल में नहीं ढूंढी जानी चाहिए, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, जैसा चट्टोपाध्याय ने बताया। एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रारंभिक मध्ययुगीन उत्तरी भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। और ये राजपूत कौन थे? किस पृष्ठभूमि से आए थे? राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न स्वदेशी जनसंख्या स्तरों से हुई। इनमें पुराने क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे जो ब्रह्मक्षत्र बने, और कुछ जनजातियां, आदिवासी समूह जैसे मेड़ या भील आदि भी शामिल थीं, जो धीरे धीरे इस पहचान में समाहित हो गई। तो ये किसी एक वर्ण या जाति तक सीमित नहीं था। ये बहुत ही व्यापक और संतुलित निष्कर्ष है। अब मुख्य निष्कर्षों को ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं को याद रखने में आसानी हो। जरूर। की टेकअवेज। पहला, राजपूत शब्द का अर्थ समय के साथ बदला। ये राजा के पुत्र से शुरू होकर जमींदार और सैन्य प्रमुख तक पहुंचा। राजपूत टर्म मीनिंग इवॉल्व्ड। दूसरा, राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल बहस का विषय है। अग्निकुल सिद्धांत एक मिथक है, जबकि ऐतिहासिक प्रक्रिया सिद्धांत, खासकर चट्टोपाध्याय का सिद्धांत, ज्यादा मान्य है। ओरिजिन डिबेट, अग्निकुला वर्सेस प्रोसेसुअल थ्योरी। तीसरा, राजपूतों का उदय कोई एक घटना नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। इसमें नए क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण, क्षत्रिय स्थिति की ओर गतिशीलता, राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करना, सामंती स्थिति से स्वतंत्र होना और विवाह नेटवर्क जैसे कई कारक शामिल थे। Emergence as a process, colonization, status mobility, political dominance, feudatory to independent marriage networks. चौथा, गुर्जर प्रतिहार पहले प्रमुख राजपूत वंश थे जिनका उदय त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान हुआ। उनके पतन के बाद उनके सामंतों ने, जैसे चहमान, परमार, चंदेल, गुहिल आदि, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। Gurjara Pratihara's first major clan, feudatories rose after their decline. पांचवा, राजपूतों की राजनीतिक व्यवस्था नौकरशाही सह सामंत थी। राजा सर्वोच्च था, लेकिन शक्तिशाली सामंतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। Politico-military system, bureaucratic cum feudal, king supreme but powerful feudatories. छठा, सैन्य प्रणाली भी सामंती संरचना पर आधारित थी। इसमें किलों, दुर्गों का सामरिक महत्व बहुत अधिक था। वे घेराबंदी मशीनों जैसे मंजनीक, अरादा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन घुड़सवार तीरंदाजी में तुर्कों से पीछे थे। Military based on feudalism, forts crucial, used siege machines but lagged in mounted archery versus tucks. और सातवां, राजपूतों का उदय विभिन्न सामाजिक समूहों से हुआ। क्षत्रिय, ब्राह्मण, जनजातियां। ये किसी एक जाति, वर्ण तक सीमित पहचान नहीं थी। Emerged from diverse social strata, not just one varna. बहुत बढ़िया। ये मुख्य बातें ध्यान में रखने जैसी हैं। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा राजपूतों के उदय को समझने में मददगार रही होगी। ये यूपीएससी इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मध्यकालीन भारत कैसे विकसित हुआ, उसकी नींव को समझने के लिए इस दौर को समझना आवश्यक है। हाँ, और मैं कहूँगा कि इस विश्लेषण को, इस चर्चा को दोबारा सुने ताकि सभी बारीकियां और जो अंतर संबंध हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो स्पष्ट हो जाएं। ये न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समझने के लिए भी कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक पहचान बनती हैं, बदलती हैं और कैसे शक्ति संरचनाएं, पावर स्ट्रक्चर्स विकसित होती हैं। ये आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। अब एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। क्या राजपूतों की यही खंडित सामंतवादी व्यवस्था, जिसमें अंतर्राज्यीय प्रतिद्वंद्विता बहुत ज्यादा थी, क्या यही व्यवस्था आगे चलकर बाहरी आक्रमणों, खासकर तुर्क आक्रमणों का प्रभावी ढंग से सामना करने में एक कमजोरी साबित हुई? इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी अभ्यर्थियों के साथ इसे शेयर करें। आपके कोई सवाल हों या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसे और विस्तृत विश्लेषण मिस न करें। बिल्कुल, जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।